मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों माफ करूं? मेरा और उसका रिश्ता खत्म। ये हैं वो जुमले जो हम रोज सुनते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हमारा वास्ता अपने ही जैसे लोगों से पड़ता है। लेन देन में तनाजा, कारोबारी झगड़े, रिश्तेदारों में नाराजगी और दोस्ती में फूट। लोग मामूली बातों पर एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं और फिर साल हा साल आपस में गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन दूसरे को माफ करना सबसे अच्छा अमल है। माफी मांगने से इंसान के ज़र्फ का पता चलता है। दूसरों को माफ करने से एक शख्स ये जाहिर करता है कि उसके लिए दूसरों से सुलह करना और उनके साथ अच्छा रिश्ता कायम करना बहुत अहम है, क्योंकि उसे दूसरों से मोहब्बत है, इसलिए माफ करना सीखे। बड़ा इंसान वो है जो माफ करना जानता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं जमील सुखेरा, मेरे साथ दुआ जमील आज फिर एक नई सुबह के साथ यहां आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की अच्छी बात का आगाज हमने किया है मुआफ करने से, कि मुआफ करने से कद बढ़ता है। मुआफ करना सीखना चाहिए। मुआफ करने से रिश्तों में कदर कीमत बढ़ती है, आपका ज़र्फ बढ़ता है, आपकी बर्दाश्त बढ़ती है। ये थी आज की अच्छी बात। जी हाँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि माफ करने से बर्दाश्त बढ़ती है। और आपको पता है, जब सर्दी बहुत लगे तो सर्दी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और देखिए, हम बर्दाश्त करने के लिए आज चाय पी रहे हैं, तो क्यों ना हम बात इस सर्दी से कर लें, मौसम के बदलते लेकिन सर्दी को माफ भी करे कि ना करे? सर्दी को माफ किया हमने। ओके, इसलिए किया क्योंकि जाते जाते 2 दफा ऐसा हो गया है कि सर्दी जाते जाते फिर लौट आती है। आंख मचोली हो रही होती है जनाब सूरज की, लेकिन बादल शायद देख रहे होते हैं ऊपर से कि आज कहां बरसना है। ऐसी ही सूरत है, ऐसे गौर से देख रहे होते हैं। अच्छा, मुझे लगा दूरबीन लगाई होती है और बड़े गौर से देख हाँ, गौर से देख रहे होते हैं ना। जहां पहाड़ होते हैं वहां बर्फबारी हो जाती है। और जिस तरह कल से फिर बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत से इलाके और मुल्क के बहुत से शहर ऐसे हैं जहां बारिशें हुई और बर्फबारी भी हुई। तो क्यों ना, अगर मौसम की बात छेड़ ही दी है दुआ, तो मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सवात, कराची और कोयटा का हम मौसम का हाल जानते हैं उनसे। सवात से उबैद फजल, कराची से सबा नूर और कोयटा से बुशरा कमर हमारे साथ हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। कराची वालों को इंतजार होता है कि बारिश कब होगी। बिल्कुल, और कराची से हमारे साथ हैं सबा। बिल्कुल सबा, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। बताइए, शहर कायद का मौसम कैसा है? ठंडी हवाएं चल रही हैं या बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है? बारिशों की पेशगोई की जा रही है क्या महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बर्दाश्त से बात शुरू की, तो मैं भी वहीं से बात कनेक्ट करूंगी कि कराची में जो है वो नया जो सिस्टम दाखिल हुआ है, मुल्क भर में बारिशों का, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। तो कराची में भी बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ वो थोड़ी सी सूरज की धूप है, लेकिन ये मीठी मीठी धूप भी बड़ी मज़ा दे रही है, क्योंकि सर्दी ज़रा है और मौसम में जो है वो, इस मौसम में सर्दी की धूप जो है वो बड़े मज़े की लगती है और जिससे जो है वो एक उसका एहसास होता है कि गर्माइश का एहसास होता है। लेकिन महकमा मौसमियात ने कहा है कि जहां मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं कराची में भी जो है वो आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। साथ ही जो है वो मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि कल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब जो है वो कराची वालों पर कुदरत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। वैसे अमूमन देखा जाता है कि कराची में सर्दी और सर्दी में बारिश बहुत कम होती है, जिसका शहरियों को बेसब्री से इंतजार होता है। और अब ये विंटर जो है वो शहरियों के लिए बहुत अच्छी नवीद लेकर आया है कि इस सीज़न में जो है वो हमें 3 बार बारिशें जो है वो मिली है कराची के शहरियों को, जिसके सबब जो है वो शहरी भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि लेकिन सर्दी और हम दोनों ये सोच रहे हैं कराची कि आप अगर धूप को बर्दाश्त कर रही हैं, तबाला कर देती है। सबा, आप धूप को बर्दाश्त कर रही हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आप तो साहिल समंदर पर खड़ी हैं और इस टाइम पर जो मॉर्निंग ब्रीज है बहुत फ्रेश होती है और वहां ठंडक का भी एहसास होता है। तो क्या आपको थोड़ी सर्दी फील नहीं हो रही? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया कि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कभी सूरज निकल आता है तो कभी बादलों की ओट पे छुप जाता है, लेकिन जो समंदर की ठंडी हवाएं हैं वो इसकी शिद्दत को महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जो सूरज की हिद्दत है वो फिर भी थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। लेकिन इसमें भी एक मज़ा है, क्योंकि समंदर के पैरों के नीचे जो है वो समंदर की रेत है ठंडी ठंडी, और ऊपर जो है वो सूरज की तपिश है, लेकिन उसमें भी जो है वो मज़ा आ रहा है। तो कराची के शहरी जो यहाँ आ रहे हैं, समंदर का रुख कर रहे हैं, उन्हें भी जो है वो इस सर्दी के मौसम में जो है वो इसी चीज़ का मज़ा आता है कि समंदर की जब रेत के साथ जब सूरज की तपिश पड़ती है तो एक
अलग ही उसका मज़ा होता है कि जब पैरों से जो वो आपके जिस्म में जो जा रही होती है, तो वो शहरी जो है वो उसको महसूस करने के लिए वो यहाँ का समंदर का रुख करते हैं। तो हम रुख कर लेते हैं स्वात का। कराची शहर कायद का हाल तो शुक्र सबा दुआ ने को बर्फबारी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे से बता दिया। स्वात से उबैद, आप हमें क्या अपडेट कर रहे हैं? स्वात का मौसम कैसा है? वहां पर तो सयाह बड़े शौक से जाते हैं। बर्फबारी का कुछ बताइए, वहां क्या हो रहा है और महकमे मौसमियात का क्या कहना है? अगले आइंदा चंद घंटों या चंद दिनों की पेशगोई क्या की गई है? बिल्कुल, और वो कहते हैं ना, अब दिल के अरमा आंसू में बह गए। बहुत प्लान था दुआ का इस दफा बर्फबारी देखने का ना शिमाली इलाका जात में, लेकिन आंसू नहीं बह गए। मेरे आंसू बह गए। बर्फ बह रही है, लेकिन अभी बर्फ है। सवात का चूंकि उबैद हमें बताएंगे। जी उबैद। जी बिल्कुल, स्वात और जो सयाहती मकामात है उनमें बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो थम चुका है और सूरज और बादलों का जो आंख मचूली है वो जारी है। ठंडी ठंडी हवाओं का राज है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें वो शदीद सर्दी की लपेट में है और काफी ठंड जो है वो इस वक्त महसूस किया जा रहा है। कालाम और मालम जब्बा, महोडन और दीगर सयाहती मकामात में जो है काफी बर्फ पड़ चुकी है। कालाम में अब तक तकरीबन 4 फुट तक, मालम जब्बा में भी 4 फुट तक, महोडन में 5 फुट तक और जो दीगर सयाहती मकामात में इनमें काफी बर्फ जो है वो पड़ चुकी है और शदीद सर्दी जो है वो महसूस किया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से वहाँ के मकामी लोगों के मुश्किलात भी बढ़ गए हैं, सयाह भी आ रहे हैं। इन मुश्किलात के बावजूद मुल्क के दीगर मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनसे सयाह स्वात का रुख कर रहे हैं और यहाँ से न सिर्फ वो खूबसूरत मनाजिर से जो है लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बल्कि यहाँ बर्फबारी से और बर्फ से भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। सयाह जो है वो कालाम, मालम जब्बा और दीगर सयाहती मकामात में जो है वो होटलों में डेरे डाले हुए और बर्फबारी के इंतजार में है कि कब ये आसमान से जो ये सफेद गाले हैं वो गिरेंगे और वो खूब यहाँ पे जो है एंजॉय करेंगे। जो सयाहती मकामात है इनमें सयाहों की भी जो है भीड़ लग चुकी है और वो यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है उबैद, सयाहों की जन्नत कहा जाता है सवात को। आपने भी तफसीलन बताया कि किस तरीके से सयाह अभी भी यहाँ का रुख कर रहे हैं और वो किस तरीके से होटल्स में ठहरे हैं। आपसे ये भी पूछते हैं कि कोई किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं है उनको, लेकिन उससे पहले हम कोयटा का रुख करते हैं। बुशरा, आप बताइए कोयटा का मौसम क्या कहता है? जी, कोयटा में जो है इस वक्त मौसम बहुत दिलफरेब हो चुका है। सुबह से ही वादी कोयटा को जो है वो स्याह बादलों ने घेर रखा है। इस वक्त जो है ठंडी ठंडी यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन तक बारिश होगी, तो उनकी पेशगोई जो है वो कल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सच साबित हो रही है। कल भी सारा दिन जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज भी जो है सुबह से ही वादी कोयटा को बादलों ने घेर रखा है। हल्की हल्की बारिश जो है किसी किसी मुकाम पर हो रही है और महकमा मौसमियात यही कह रहा है कि रात तक की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ों पर जो है आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि बर्फ के गाले नजर आ रहे हैं, पहाड़ बर्फ से ढकते जा रहे हैं। यही सूरत हाल जो है ज़ियारत की भी है कि ज़ियारत में भी जो है बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। ज़ियारत में जो है 3 इंच और 5 इंच के करीब जो है वो बर्फबारी हुई है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कल से आज तक कोयटा में जो है 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़ियारत में 14 मिलीमीटर जो है वो बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कलात में 3 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गवादर और पसनी में जो है 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हमने देखा कि खुश्क साली की लपेट में थे और काफ़ी जो मुश्किलात थी लोगों को हम देख रहे थे कि वो सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी लोगों के चेहरों पर जो है वो खुशियां भी बिखर चुकी हैं और हम ये कि लोग जो है इस मौसम से लुत्फअंदोज होने के लिए। आप बता रही हैं पहले लोगों को मुश्किलात थी, अब उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। जाहिर है मौसम खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि मौसम का जो टेम्परेचर है सर्दी का वो नॉर्मल है कि काबिल बर्दाश्त है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा का दर्जा हरारत जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो काबिल बर्दाश्त है, क्योंकि कोयटा के शहरियों ने जो है इससे पहले मनफी दर्जा हरारत जो है वो भी देखा था। लेकिन इस वक्त जो है मौसम वो मजीद दिलफरेब होने की वजह से शहरी जो है वो अपने दफातर से जल्दी छुट्टी करके घरों को लौट आते हैं और अपने अहले खाना को लेकर मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स जिसमें हन्ना उड़क, हन्ना झील और ज़ियारत, इसके अलावा स्पिन कारेज, मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं और उनका कहना है कि यही मौसम है जिससे वो लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और उन्होंने यही जो है ख्वाहिश अगर बारिशों का ये सिलसिला जो है मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहे तो उन्हें एंजॉय करने का भरपूर मौका मिलेगा। ठीक है बुशरा, मैं और दुआ यकीनन किसी दिन प्लान करेंगे। ये जो आपने जगहों के नाम लिए, यस
बिल्कुल, आपकी वहां पर जो है हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं ये कौन कौन सी जगह जहां पे सयाह सबसे ज्यादा आते हैं। उबैद, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है सवात में? एक तो टेम्परेचर, दूसरा ये कि सयाहों को किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं है, और खाने पीने में ज्यादा क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, टेम्परेचर की बात हो रही है तो कालाम में इस वक्त तकरीबन -6 तक तकरीबन जो है वो दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। मालम जब्बा में -5 तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो चुका है और सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। शदीद सर्दी जो है वो इस वक्त महसूस किया जा रहा है। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग जो है वो उन्होंने भी सयाहती मकामात का रुख कर लिया है और वहाँ पे जो बर्फ के सफेद गाले उनसे खूब जो है लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खाने में यहाँ पे जो है आम सी यहाँ पे जो रिवायती खाने हैं वो लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सयाह हज़रात है वो स्वाद आते हैं तो वो रिवायती खानों से जो है खूब महसूस होते हैं। मुश्किलात की अगर बात की जाए तो स्वाद की जितने भी सयाहती मकामात है उनके रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर है और जो सयाह हज़रात जो है स्वाद आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। रोड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अपने साथ जो है गर्म कपड़े और गर्म जो कंबल है वो साथ जरूर लाएंगे, क्योंकि इसी के बगैर यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा है। ये सुन के ही लेकिन मुझे सयाह जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, बट जाहिर है जिस तरह से उबैद बता रहे हैं कि एहतियाती तदबीर और खासतौर पर सर्दी से बचने की एहतियाती तदबीर जरूर इख्तियार करें। सबा, कराची के लोग क्या खा रहे हैं? मैंने सुना है कि कराची में बहुत ज्यादा जब इस तरह का मौसम हो तो बड़ी स्पाइसी खाने वैसे ही खाते हैं तो थोड़ा उसका लेवल बढ़ जाता है। प्रॉन्स भी खाए जाते हैं, बड़ा सी फूड्स की तरह भी जाया जाता है। लेकिन सबा ये भी बताएं, ये -6 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सुन के कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि -2 डिग्री सुनकर तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुद भी कोयटा चली जाऊँ और सवात चली जाऊँ, क्योंकि कराची में जो है वो आज कम से कम दर्जा हरारत जो वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और कराची के शहरियों को बेसब्री से इंतज़ार है कि सूरज जो है वो बादलों की ओट में छुप जाए मुकम्मल तौर पर और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि कल जब मौसम खुशगवार हुआ था तो शहरियों के चेहरे खिल उठे थे। और जब मौसम खुशगवार होता है, बारिश होने वाली होती है तो कराची के शहरी जो है वो समोसे, पकोड़े और साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि सी फूड का जो है वो जो स्पेशल रेस्टोरेंट्स है यहाँ का, वहाँ रुख कर लेते हैं कराची के शहरी और बहुत मज़े से जो है वो इस मौसम को भरपूर तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं। तो कराची के शहरियों को बस इंतज़ार है कि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है वो सच साबित हो जाए और कराची में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो, शहरी उसे भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। लेकिन महकमा मौसमियात ने, मैं साथ साथ बताऊँ कि ये भी कहा है कि कराची में जो बारिश होगी आज दर्जा हरारत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और दर्जा हरारत में किसी तरह की कमी जो है वो वाकई नहीं होगी। और साथ साथ जो है वो इस बारिश के बाद कराची में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जो है वो अपना असर दिखाएगी और मुसलसल जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और बिलाखिर अप्रैल तक जो है वो गर्मी आ जाएगी। की बात कर ली जाए, जैसे कि हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं, अगर हम स्वाद की बात करते हैं, कोयटा की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, तो जहां जाती सर्दी लौट आई है वहां पर खुशगवारियत का भी एहसास हुआ है। सबा, बुशरा और उबैद, फजल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम बात कर रहे थे मौसम की और आपको ये भी बता रहे थे कि मौसम, जाता मौसम जब लौट आए तो वो कितना खुशगवार होता है। और मेरा दिल ये कर रहा है। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। लबों पे आके कुल्फी हो गए आशार सर्दी में, गजल कहना भी अब तो हो गया दुश्वार सर्दी में। ये तो था शायरों के दिल का हाल जिन्होंने सर्दी को महसूस किया और शेर कह डाले। मगर जनाब, सर्द मौसम की सूरत हाल तो वाकई ही ऐसी है। 2-4 दिन पहले तो यूं मालूम होता था कि सर्दी रुखसत होने को है, फिर अचानक से बादलों ने आसमान से जमीन की तरफ देखना शुरू किया और फिर मुल्क भर में बारिश और शिमाली इलाका जात में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। अब शुनीद यही है, आने वाले आसमानों पर काली घटाओं का राज होगा और पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की सफेद तह और मोटी होगी।
इख्तदार का मौसम कैसा है। सुहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं उनके पास। सुहेल भट्टी साहब कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, क्या खबरें हैं आज की? वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। खिरा साहब मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारे यहाँ जो टॉप स्टोरी है हमारे पास एक्सक्लूसिव खबर के लिहाज से वो ये है कि नैब जो कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है और नैब का दावा है कि इस वक्त मुल्क भर के अंदर करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताहम नैब हुकाम को इस हवाले से कुछ वफाकी हुकूमत से शिकवा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से उनके कुछ फंड्स, उनके अलाउंसेस को रोक लिया गया था, जिसके नतीजे में बहुत से नैब अफसरान की माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत को नैब की जानिब से समरी अरसाल की गई, जिसके अंदर बुनियादी तौर के ऊपर 4 अलाउंसेस के अंदर उन्हें मुख्तस करने के हवाले से सिफारिश की गई। एक अलाउंस के हवाले से तो नैब को कामयाबी मिल चुकी है, जो कि हमें समरी मसूल हुई है नैब की जानिब से, और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने जो समरी में से एक नुक्ते को मंजूरी देते हुए वजारत खजाना को ये इजाज़त दी है कि नैब को ये फंड्स जारी कर दिए जाए। वो मामला है यूटिलिटी और फ्यूल सब्सिडी का मामला। इस समरी के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम आला अदलिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अफसरान को यूटिलिटी ऑब्लिक फ्यूल सब्सिडी मिलती है। लिहाजा वफाकी हुकूमत से नैब ने ये सिफारिश की कि नैब के अफसरान को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहता है, लिहाजा उन्हें भी ये यूटिलिटी और फ्यूल सब्सिडी दी जाए। और ये फ्यूल सब्सिडी जो कि 25% होगी उनकी रनिंग बेसिक सैलरी का, उनको इस लेकिन भट्टी साहब एक बात बताएं, को उनकी रनिंग बेसिक सैलरी का हिस्सा बना दिया जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये पहले अलाउंस कितना था? अगर उसको बढ़ाने की सिफारिश की गई है और वो 25% है, तो ये मुराद पहले कितनी थी? और अब अगर बढ़ाने की बात की जा रही है तो क्यों? क्या वजह ये है कि करप्शन से दूर रखना है नैब अफसरान को, या और कोई मामला है? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर कोई भी एंटी करप्शन का इदारा हो, उसके अफसरान को बेहतर माली मराद देने का मकसद यही होता है कि वो उन्हें किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनका रुझान किसी दूसरी जानिब ना जाए और वो फोकस होकर अपने काम के ऊपर दयानतदारी के साथ तवज्जो दें। और ये अलाउंस बढ़ाया नहीं गया, ये अलाउंस पहली मरतबा नैब अफसरान की रनिंग बेसिस सैलरी का उसका हिस्सा बना दिया गया, जो कि 25% होगा उनकी बुनियादी तनख्वाह का। इसका एनुअल इसका जो इम्पैक्ट होगा 174 मिलियन रुपया होगा। दूसरा बड़ा मामला है जो कि सिफारिश की गई है नैब की जानिब से, वफाकी हुकूमत इस वक्त रवा माली साल के दौरान ये अलाउंस देने पर तैयार नहीं है। ताहम चेयरमैन नैब की ऑफिशियल जारी है कि नैब के अफसरान को ये अलाउंस भी मिलना चाहिए, जिसका नाम दिया गया है नैब स्पेशल नैब रिलीफ अलाउंस। 696 मिलियन रुपए सालाना मुख्तस करने की सिफारिश की गई है और वफाकी हुकूमत को कन्विंस किया जा रहा है कि ये अलाउंस FIA के अफसरान को भी मिल रहा है और IB के अफसरान को भी मिल रहा है, तो नैब के अफसरान इस अलाउंस को हासिल करने से महरूम है, लिहाजा उन्हें भी ये अलाउंस मिलना चाहिए। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला है FIA के अफसरान को 1 महीने के दौरान 20 फिक्स्ड डेली अलाउंसेस मिलते हैं, उसकी भी वफाकी हुकूमत से सिफारिश की गई है कि नैब के अफसरान को भी ये मिलने चाहिए और इसका सालाना इम्पैक्ट होगा 502 मिलियन रुपए। उसके साथ तीसरा मामला जिसके ऊपर गुफ्तगू जारी है वो हाउस रेंट सीलिंग का मामला है। इसके मामले में जस्टिफिकेशन नैब की जानिब से ये दी गई है कि वफाकी हुकूमत ने ये सीलिंग तो दी हुई है, लेकिन बहुत से नैब के अफसरान हर आम जगहों पे ऊपर आम इलाकों में नहीं रहना चाहते, उन्हें बहुत से सिक्योरिटी मसाइल का सामना करना पड़ता है, लिहाजा ये जो हाउस सीलिंग रेंट है उनकी बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम कर दिया जाए और नैब अफसरान को ये चॉइस होनी चाहिए तो जिस इलाके में रहना चाहें अपनी सिक्योरिटी पर्पस के तहत वो वहां पर क्याम कर सकें। लेकिन सुहेल भट्टी साहब, अब वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें क्या रिस्पांस मिला है? ये तो बहुत ज्यादा अलाउंसेस हो जाएंगे और इस गवर्नमेंट का कहना है कि वो इतने ज्यादा अलाउंसेस और आवाम का पैसा इस तरह से खर्च नहीं किया जाएगा, तो अब गवर्नमेंट का क्या जवाब आया इस पे? दुआ गवर्नमेंट का जवाब इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने यूटिलिटी और फ्यूल सब्सिडी की मद में 174 मिलियन रुपए नैब को जारी करने की मंजूरी दे दी है। ताहम जो दीगर 3 अलाउंसेज हैं जिसकी मद में सालाना नैब के अफसरान और मुलाजमीन को 1.5 अरब रुपए चाहिए, जिसके अंदर नैब रिलीफ अलाउंस शामिल है, जिसके अंदर फिक्स 20 डेली अलाउंसेज शामिल हैं और जिसके अंदर हाउस रेंट सीलिंग का मामला है। इसके लिए 1.5 रुपए रवा माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत नैब को देने को तैयार नहीं है, चूंकि बहुत सी माली मुश्किलात हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि नैब के अफसरान को जो भी प्ली बार्गेन के तहत रकम मिलती है उसमें से भी मखसूस फंड वफाकी हुकूमत नैब को फराहम करती है और वो फिर नैब के मुलाजमीन, नैब के अफसरान की
वेलफेयर पर खर्च किए जाते हैं। तो ये मराहत नैब के अफसरान को पहले ही दस्तयाब है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा मामला है, नैब के अफसरान को इस वक्त भी बहुत अच्छी मराहत मिल रही है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन का विंग बहुत वीक है नैब का। इस वक्त नैब अफसरान की आप कारकर्दगी की बात करें या उनके प्रॉपर परसू न करने के नतीजे में मुख्तलिफ अदालतों के अंदर 500 अरब रुपए से जायद मालियत के स्कैंडल पेंडिंग हैं। उनके ऊपर या तो स्टे ऑर्डर्स हैं या उनकी ठीक है भट्टी साहब, ठीक है, तेजी के साथ आगे 500 अरब से जायद के ये इन्वेस्टिगेशन 1200 से ज्यादा है के मामलात हैं जो कि पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी 174 मिलियन का बजट नैब की जानिब से मांगा गया, जिसकी मंजूरी विफाक ने दे दी है। अगला मामला क्या है भट्टी साहब? तरबेला तोसी पनबिजली मंसूबा है, इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुकी है, ये क्या खबर है? हमने सुना है ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। कैसे अच्छी खबर है ये? जी दो अजमल, बिल्कुल ये अच्छी खबर है। हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क की पायदार मौशियत के लिए उसके वहाँ पर सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई की दस्तियाबी नागुज़ीर होती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पनबिजली की पैदावार का पोटेंशियल 50,000 मेगावाट से ज़्यादा है, लेकिन हम 1958 से लेके 2017 तक सिर्फ हम इसमें से 6,902 मेगावाट बिजली पैदा कर सके। लेकिन माजी के अंदर वापडा के अंदर भी कुछ कोताहियाँ मौजूद थी, कुछ फन्नासाई लॉबी का असर रसूख रहता था, हमारे बहुत से मंसूबे सालों तवील का इल्तवा का शिकार है। लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि $1 अरब से जायद मालियत से तामीर किया गया था चौथा तरबेला तोसी मंसूबा, जिसकी पैदावारी सलाहियत 1410 मेगावाट है। इस मंसूबे को कामयाब तरीके के साथ गुज़श्ता साल मुकम्मल किया गया था, लेकिन आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आलमी एक्सपर्ट्स ने और उसके साथ वर्ल्ड बैंक की टीम ने इस मंसूबे का दौरा किया है, इसकी इंस्पेक्शन की है और इसके सिविल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल आलात की जायजा लेने के बाद इस मंसूबे को आलमी म्यार के ऐन मुताबिक करार देते हुए क्लियर करार दिया गया है। जिसके बाद अब रवा माली साल के दौरान चौथा तरबेला तोसी मंसूबा अपनी भरपूरी सलाहियत के मुताबिक यानी कि 1410 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जिसके नतीजे में हमारे नेशनल ग्रिड में मजमूई तौर के ऊपर 3 अरब 84 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली रवा साल सिस्टम में शामिल होगी, जिससे हमें 30 अरब रुपए का रेवेन्यू भी हासिल होगा। मतलब है कि इस मंसूबे के फवायद सार्फिन को मुंतकिल हो जाएंगे इन्हीं दिनों में, अगर कहा जाए जी यकीनी तौर के ऊपर 1410 मेगावाट सस्ती पन बिजली जब सिस्टम में शामिल होती है तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हमें इंपोर्ट बिल के ऊपर हमें नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आता है। उसके साथ साथ जो वापडा के पावर यूनिट्स होते हैं इवनिंग के औकात में जब इनको चलाया जाता है तो उसके नतीजे में जो हमें पीक लोड हमें चाहिए होता है, मैक्सिमम बिजली चाहिए होती है, तो ये सिस्टम को बहुत बड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि इस इजाफे के नतीजे में 1410 मेगावाट इस सिस्टम ऐड होने के बाद तरबेला पावर हाउस की जो मजमूई पैदावारी सलाहियत है वो अब उसके अंदर इजाफा हो गया है और 36% पन बिजली के अंदर ओवरऑल हमने अपना इजाफा किया है। और इसके साथ 2018 के अंदर हमारे 3 पन बिजली के मंसूबे मुकम्मल हुए, जिसके अंदर गोलन गोल मंसूबा शामिल है, जिसके अंदर नीलम झेलम पन बिजली मंसूबा शामिल है और उसके साथ चौथा तरबेला तोसी मंसूबा। इस हवाले से भट्टी साहब ये तो बहुत लेफ्टिनेंट अच्छी बात है, जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने खुसूसी काविशें की। इसके अंदर बहुत से तनाज़ात भी थे इस मंसूबे के अंदर, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर को यही अदायगियों का मामला था। इसकी मैं यही पूछना चाहता था कि ये जमा हो जाना था। बहुत अच्छी खबर है सारिफीन के लिए भी और हमारे ग्रिड नेशनल ग्रिड के लिए, जिसमें सस्ती बिजली ऐड होगी। हम उम्मीद करते हैं कि गर्मियों में ये बिजली सारिफीन तक पहुंचेगी भी। लेकिन तनाज़ात का जिक्र किया आपने, वो तनाज़ात क्या हैं, क्या थे वो तनाज़ात और क्या अब वो हल हो चुके? देखिए मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये $50 मिलियन इजाफी अदायगी का मुआहिदा किया गया था कि आपने मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करना है। वहां पर कुछ डिस्प्यूट पैदा हुए और अमूमी तौर के ऊपर माजी के अंदर जब भी इस किस्म के डिस्प्यूट पैदा हुए तो हमारे पन बिजली के मंसूबे सालों तक इल्तवा का शिकार हो गए और अल्टीमेटली इकोनॉमिक लॉस की मद में अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी तरह इस मंसूबे की टेस्टिंग के दौरान वहां पर इसकी टनल के अंदर कुछ मड जमा होने का मामला था, उसकी वजह से भी मंसूबा इल्तवा का शिकार हो सकता था। लेकिन वापडा की मैनेजमेंट ने मौसर तरीके के साथ इन तमाम तनाज़ात को हल किया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ लिटिगेशन से बचा गया, मंसूबे को भी मुकर्रर वक्त के ऊपर मुकम्मल किया गया और 1.5 अरब यूनिट गुज़श्ता साल भी दरियाए सिंध में पानी की कम दस्तयाबी के बावजूद नेशनल ग्रिड में सस्ती बिजली शामिल की गई। तो अब ये मंसूबा हर लिहाज से टेक्निकली, सिविल वर्क्स के लिहाज से, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेस्टिंग के लिहाज से कामयाब हो चुका है और उसके साथ इस मंसूबे की जो टरबाइन है वो जो उसका मॉडल टेस्टिंग था उसकी जो एफिशिएंसी हो चुका है, इंस्पेक्शन कर ली गई है, मंसूबा क्लियर करार दिया गया है और इसके फवायद सार्फिन तक भी मुंतकिल होंगे। सुहेल भट्टी साहब, आप हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी खबरें थी। हुआ चाहता है एक ब्रेक का। अच्छा मैं चाहता हूँ ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे वो बताओ।
ये मुझे नहीं पता, ये आपको क्यों नहीं पता? क्यों ये नहीं मुझे पता? नहीं पता, ये ब्रेक के आपको बाद पता क्या है, होगा? क्योंकि जल्दी मैंने जल्दी बताने बताओ, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद क्या? ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत सी एक्साइटिंग न्यूज है आपके लिए, बहुत सी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन है। ब्रेक के और फौरन बाद क्या है? खास तौर पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपना घर कैसे सजाना है, घर का कौन सा हिस्सा है जिसको ज्यादा खूबसूरत नजर आना चाहिए, आपको लाइट कॉम्बिनेशन में जाना है, डार्क कॉम्बिनेशन में जाना है, और बहुत कुछ के घर के ड्राइंग रूम में क्या हो, लिविंग रूम में क्या हो, बेडरूम में क्या हो, और किचन को कैसे डेकोर किया जाए, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अपने घर को खूबसूरत कैसे बनाएं? इंसान समाज में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। हम लोग एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम अपने घर में आकर खुद को आजाद महसूस करते हैं। आप चाहे कितनी ही हसीन जगह क्यों न चले जाएं, मगर वापस घर आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो इसलिए कि घर ही वो वाहिद जगह है जहां आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है। दोस्तों की महफिल हो, बेवक्त का खाना, या फिर सोफे पर टांगे फैलाकर टीवी देखना, ये सब घर की बातें हैं। मगर ये सवाल भी है कि ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए कि जब आप घर में कदम रखें तो आपको सुकून और अपनाइयत का एहसास हो। घर का खूबसूरत और आरामदेह होना जरूरी है, जहां खर्च भी कम हो और ये घर आपकी शख्सियत की बेहतरीन अक्कासी भी करता हो। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको ये सब बताया जाएगा कि एक अच्छा और आरामदेह घर कैसे बनाया जा सकता है। जी हाँ जनाब, तो अब बात की जाएगी कि आप अपने घर को आरामदेह और किस तरह बना सकते हैं, उसकी डेकोर के हवाले से, उसके इंटीरियर के हवाले से। खास तौर पर वो खवातीन जो ये जानना चाहती हैं कि उनका ड्राइंग रूम जहां मेहमानों को बिठाना है वो बहुत ही खास होना चाहिए, तो उसमें क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, इनफैक्ट लाइक इंटीरियर की डिजाइनिंग की, डेकोरेशन की, कौन कौन सी चीज जिसको आप ये समझते हैं वो महंगी है लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है, इसी पर हम बात करते हैं अपने गेस्ट से। हमारे साथ हैं निदा और अदील। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं दुआ ब्रेक में कह रही थी कि मैं सबसे पहले किचन का पूछूंगी कि उसमें सब इंटीरियर में क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, किस तरीके से आप उसको कंफर्टेबल बना सकती हैं, खूबसूरत बना सकती हैं। एक्चुअली ये है कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको अवेयरनेस हो कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है और ट्रेंड किस तरह से आगे लेकर आना है और किस तरह से चीज़ों को इन्हेंस करना है, जो चीज़ें एस्थेटिकली अपीलिंग भी लगें। तो किचन की जहाँ तक बात आए, वहाँ पे आप आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो एक्रेलिक शीट्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और लोग वुडन साइड से हट गए हैं और एक्रेलिक साइड पे आ गए ज़्यादा। तो काफ़ी रोल डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। कलर का भी कुछ इफेक्ट होता है? एग्जैक्टली और आपके कुछ ऐसे कलर्स हैं जो लाइटर कलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर्ट खींचते हैं, तो जो आपके डार्क कलर्स होते हैं वो सही होते हैं उसके लिए। जी। तो अदील, जब किचन को डिज़ाइन किया जाए तो क्या छोटा किचन होना चाहिए, बड़ा किचन होना चाहिए, आजकल ट्रेंड क्या है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो घरों में है वो किचन है। किचन में ज़्यादातर टाइम ख़वातीन का किचन में गुजरता है खाना बनाते हुए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किचन छोटा और बड़ा हो कंफर्टेबल होना चाहिए। और उस कंफर्ट के लिए ज़रूरी है कि लेट से अगर कुछ किचन छोटे हैं लेकिन हमने उन्हें कंफर्टेबल बनाना है, तो मैं इन्हीं की बात से एग्री करूँगा कि लाइटर कलर्स और डार्क कलर्स हम देखते हैं, लेकिन लाइटर कलर्स से ये होता है कि स्पेस खुली लगती है। अगर आपका वाइट स्पेस है तो वो बड़ी बड़ी लगती है। तो ये एक ट्रिक भी आर्किटेक्चर में है कि अगर छोटी स्पेसेस हैं और उन्हें सजाना है तो आप उनके कलर लाइट रखते हैं ताकि वो खुली खुली लगें, बड़ी लगें, कुशादा लगें। और जहाँ पे बड़ी स्पेसेस होती है तो वहाँ पे हम कलर अपनी मर्ज़ी से प्ले कर सकते हैं उनके साथ। सही। अच्छा अदील, ये हम दिखा भी रहे हैं आपका कुछ काम, खास तौर पे ये देखिए ड्राइंग रूम्स, लिविंग एरियाज हैं, ये डाइनिंग रूम्स हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने डिजाइन किया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं आपने फर्नीचर का कलर, वॉल्स का कलर, उसकी ये जो छत है उसमें लाइटिंग कलर, आप हमें बताएं कितना इम्पोर्टेंट है ये। वुड का भी इस्तेमाल किया हुआ? जी। अच्छा, पहली चीज़ ये मेरा काम नहीं है, ये बेसिकली हमारे फर्म में उनका काम, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये है कि लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी स्पेस है उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा फर्नीचर की बात है तो मेरी जो एक टिप है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सामान होने से या बहुत कम सामान होने से कुछ नहीं होता। आपको विजुअली कंफर्टेबल फील करना चाहिए एक स्पेस में। अगर स्पेस बहुत बड़ी है तो हम बेसिकली स्पेस को यूटिलाइज़ करते हैं, कुछ चीज़ें रखें, और अगर स्पेस बहुत छोटी है तो हमने उसे भरना नहीं है। हमने इस तरीके से वहाँ पे फर्नीचर या सोफ़ाज रखने हैं ताकि वो विजुअली कंफर्टिंग और प्लीजिंग लगे। वैसे ट्रेंड है क्या, बहुत ज़्यादा भरा होना चाहिए या आजकल ट्रेंड ये है कि जैसे हमारे अक्सर ड्राइंग रूम्स में 5 मरले 10 मरले के घरों में छोटी स्पेसेस होती हैं। हमें शौक होता है बड़े बड़े सोफ़ास का, तो हम बड़े बड़े सोफ़ास ला के रख देते हैं, उससे स्पेस मैनेज सही तरीके से नहीं होती। तो ट्रेंड क्या है कि एल शेप्ड सोफ़ाज आ चुके हैं जो आप एक कोने में रख सकते हैं, 2 दीवारें कवर हो जाती हैं, ज़्यादा बैठने की जगह बन जाती है, वो ज़्यादा विजुअली और एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है और अच्छा भी लगता है। और निधर, घर का कौन सा हिस्सा होता है जिसको ज्यादा अच्छे से, क्योंकि अमूमन तो ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट है, Exactly. क्या सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है आजकल भी, या पूरे घर को भी डेकोर करना उतना इम्पोर्टेंट होता है? पूरे घर को एक्चुअली डिकोर करना चाहिए, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि आप जब अपने घर में एंटर हो, आपके घर गेस्ट्स आएँ, तो आपका एक एक रूम, आपका ड्राइंग रूम, आपका टीवी लाउंज, हर चीज़, इवन आपकी लॉबी तक आपकी इतनी डेकोरेट होनी चाहिए, मतलब वो सबके लिए एक अच्छी हो और एस्थेटिकली अपीलिंग भी लगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सेंस होनी चाहिए कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस उठाने हैं। सेंस इम्पोर्टेंट है या बजट भी तो बढ़ जाता है पूरे घर को? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों पैसे लगाकर बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग करके ही अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इनिशियल क्या, देखिए अभी हमें लोग देख रहे होंगे तो वो यही जज कर रहे होंगे, अच्छा यार हम क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले तो ये बताएं, फील कैसी होनी चाहिए, ड्राइंग रूम की फील कैसी होनी चाहिए, बेडरूम की फील कैसी होनी चाहिए, गैराज की? ड्राइंग रूम की फील ऐसी हो कि जब आप एंटर हो तो कुछ गॉडी फील हो, कुछ आप गोल्डन, आजकल ट्रेंड में जो है वो गोल्डन कॉम्बिनेशंस, गोल्डन कलर्स, लाइक कार्विंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं ट्रेंड में। तो आप अपने ड्राइंग रूम को गॉडी फील दें ताकि वो ज़्यादा शार्प अच्छी लुक दे उसको। अच्छा, इस वक्त देख भी सकते हैं हमारे नाज़रीन, ये जिस तरह वो कह रहे हैं कि गोल्डन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, यही ट्रेंड भी चल रहा है आजकल। हाँ, तो बेडरूम, लिविंग एरिया, डाइनिंग, ये इन सब की फील कैसी होनी चाहिए? आपका ऐसा हर रूम ऐसा होना चाहिए, जब आप अपने रूम में एंटर हो तो आपको हर रूम एक डिफरेंट फील दे रहा हो, हर रूम में एक थीम चल रही है। आजकल लोग थीम बेस्ड काम कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशंस 1 से 2 कॉम्बिनेशंस में जाते हैं और एक रूम को सेट कर लेते हैं, फिर किसी और कॉम्बिनेशन से दूसरे रूम को सेट करते हैं। तो जब वो एक से दूसरे रूम में जाते हैं तो उनको एक नई अच्छी फील आती है। तो हम कलर्स में भी रह के प्ले कर सकते हैं। आपके फर्नीचर, और आजकल फर्नीचर में लोग कलर्स में ब्राउन कलर से निकल के ब्लैक फर्नीचर में जा रहे हैं, चौकी फिनिश में जा रहे हैं, तो डिफरेंट फर्नीचर की भी जो है वो मटेरियल्स आ गए हैं। बगैर पैशन के तो पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ काम होते हैं आपका पैशन नहीं है, आपने थोड़ी ट्रेनिंग की है, आप कर रहे हैं तो करते जाते हैं। क्या इस काम में भी ऐसा होता है? समटाइम पेरेंट्स का भी जो है वो रोल बहुत होता है इस चीज़ में, और वो आपको आपकी स्ट्रेंथ बने हुए होते हैं। समटाइम्स आपको एक लक भी होती है, और जो आपको ना एक चीज़ की तरफ ज़्यादा पैशन, आप पैशनेट इस वजह से भी हो जाते हो। तो बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ये पैशन मुझ में जो आया है वो इस वजह से, पेरेंट्स की वजह से भी आया, और काम को देख के और वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत दिल करता है। अच्छा, हम लाइव कॉलर भी लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे नाजरीन अगर आपने अपने घर में कोई डेकोर करना है और आपको समझ नहीं आ रही है कि आपका कर्टन किस कलर का होना चाहिए, फर्नीचर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप कॉल कर सकते हैं। और कॉलर है हमारे बिल्कुल, झंग से मुमताज हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी मुमताज, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ बच्चियों को मैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जरूर पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप गुलजार? सर, ये जो बच्चियों के बारे में इस फील्ड में आने के लिए एजुकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं कि कम से कम क्या तालीम होनी चाहिए, और कौन सी इसकी यूनिवर्सिटी है, कौन सा इसका इदारा है, और कौन सा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो है, ये पूछना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दीजिए।
ओके ओके, ठीक है गुलजार। तो बताइए आप दोनों, अब बताइए ना कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अदील आप बताइए जो बेसिकली आर्किटेक्चर का मैं बता सकता हूँ कि इसमें एनसीए सबसे आगे, मैं एनसीए से पढ़ा हुआ, और उसके बाद बीएनयू बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आईसीए नया इंस्टीट्यूट खुला है, कॉमसेट्स है, और इंटीरियर में भी, और खासकर लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करें, बच्चियों के लिए अगर फर्नीचर डिज़ाइनिंग का देखें तो मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से पढ़ी हूँ, और एनसीए इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्सपोजर है, आप काफ़ी सीख सकते हो। सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ज़्यादा नहीं। फर्नीचर डिज़ाइनिंग के पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने किया, PIFT इंस्टीट्यूट है। वो फर्नीचर डिज़ाइनिंग कराते हैं, और इंटीरियर के जो हैं वो कुछ NC हो गया, BNU होगी यूनिवर्सिटी, वहाँ से होते हैं। ओके, मतलब लाइक भरमार नहीं है इंस्टीट्यूशंस की, बहुत सिलेक्टेड है। तो इसके बाद अब्रॉड की क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं? ये एक्चुअली ये है कि इन यूनिवर्सिटीज़ की एफिलिएशन है, वहाँ पे अमेरिका में या इंग्लैंड में एफिलिएशन है, फिर उसके बाद इसका स्कोप है, बाहर भी इसका बहुत स्कोप है, डिमांड है इसकी। ओके, गुड। और एक और चीज़ वो पूछ रहे थे कि तालीम कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली इंटर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और एंट्री टेस्ट होता है, मे भी एक छोटा सा आपको अप्लाई करना पड़ता है, एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शुरू में ज़रूरी है, और उसके बाद में हाथ से अगर आप मेहनत करें तो 4 इयर्स होता है। 4 इयर्स। ओके, ग्रेट। अच्छा, क्विकली क्यों ना कोई थोड़ी टिप्स ले ली जाए। मैं एक टिप मेरे ज़हन में, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, सना मुल्तान से है। कैसी हैं सना, क्या पूछना चाहेंगी आप? दुआ, मैं बस आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ इंटीरियर डिजाइनर्स मौजूद हैं, कुछ घर को डेकोर करने के लिए जानना चाहेंगी? हाँ, मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहती, बस मैंने आपसे बात करनी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपसे बात करके मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। जी सवाल पूछो आप। जी, सवाल कोई करना चाहती हैं आप पूछ सकते हैं। सवाल कोई करना चाहती हैं आप सना? बस आपसे बात हो गई, यही सबसे अच्छा लगा मुझे। चले, बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए सना, और थैंक यू सो मच आपने कॉल की। अपने घर को सजाने के लिए आप कोई सवाल नहीं करना चाहती? सवाल करना बस। ओके जी, जफर अली एक और कॉलर है लाहौर से हमारे साथ। जफर, आप क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा जो लिविंग रूम है ना, ऑलमोस्ट स्क्वायर शक्ल में है। ओके, ठीक है। अब तमाम वॉल्स के ऊपर ना पेंट है। किस कलर का? ऑफ वाइट का। ओके, ऑफ वाइट का पेंट है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको ना कुछ वॉल्स पे वॉलपेपर यूज कर लूँ, और कुछ वॉल पे उसको ऐसे ही रहने दूँ। ओके, जैसे टीवी पैनल का एरिया है, उसमें कवर प्लेन जगह जो है वो प्लेन नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दें, और जो बैक में जो सरफेस है उसको वॉलपेपर लगा लें, तो वो कैसा आइडिया रहेगा? ओके, अभी पूछ लेते हैं जफर। हाँ, बिल्कुल, आप बताएं जी, आप बताएं। वॉलपेपर तो डेफिनेटली वो वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही आपका, लोग जो है वो आजकल पेंट से निकल के वॉलपेपर में चले गए हैं, क्योंकि पेंट जो है वो उनको समटाइम लगता है ऐसा ये है कि वो फ़ौरन कुछ टाइम बाद ही डर्टी हो जाता है, तो वो इसको यूज़ करते हैं वॉलपेपर को, और अगर वॉलपेपर ही यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा उनके लिए है। ओके, और जो ओरिजिनली आइडिया है वॉलपेपर का, वो बेसिकली है फ्रेमिंग का, कि जहाँ पे हमारे अपर्चर्स या विंडोज़ होती थी, तो उसके एक आप विस्टा जो है आप कैप्चर करते थे, बाहर से व्यू कैप्चर करते थे, और उसके साइड पे आप वॉलपेपर्स लगा देते थे, बिल्कुल पेंटिंग की तरह, जिस तरह पेंटिंग का फ्रेम है और आपको अंदर पेंटिंग नज़र आई। तो अब जो हम लोगों ने जिस तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया, वो इस तरीके से कि जहाँ पे हमारी डेड वॉल्स हैं, मतलब जहाँ पे हम जो नज़र नहीं आ रही हो, जिसमें कोई व्यूज़ नहीं है, विंडोज़ नहीं है, तो हम उस जगह पे या निशेस दे देते हैं, निशेस में फ्रेम बना के हम वॉलपेपर लगा देते हैं, या वैसे ही वॉलपेपर बना देते हैं, या पैटर्न लगा देते हैं कोई। तो मेरे ख्याल से बेशक वॉलपेपर्स यूज़ करें, लेकिन ज़्यादा भी मत यूज़ करें, क्योंकि जब कर्टन्स भी आ जाएंगे, वॉलपेपर्स के डिज़ाइन भी आ जाएंगे, सोफास के डिज़ाइन भी आ जाएंगे। फ्रेमिंग करके उसके बाहर वॉलपेपर लगा के बीच में पेंटिंग भी लगा सकते हैं। वेरी नाइस। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, खासतौर पर वो कॉलर्स जो आइडियाज लेना चाह रहे थे, उनकी भी हेल्प हुई होगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, और एक और हमारा स्पेशल सेगमेंट
स्पेशल गेस्ट के साथ होगा। जी हाँ, और आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मेरा दिल कर रहा है मैं हादिया को, यस, मेरा दिल कर रहा है मैं हादिया को प्यार करूं, डेफिनेट मैं करूंगी। इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन और इतनी क्यूटी सी, और तुम्हें अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे और ऐसे ही गाती रहो। ख़ास तौर पर जब बच्चियां के अंदर, छोटी बच्चियों में ये टैलेंट हो, और वो बिल्कुल हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वी आर स्पीचलेस। सीरियसली हम सोच रहे थे बहुत बड़ा सा इंट्रो करवाएं कि हादिया का, वो हमारे अल्फाज हैं ही नहीं, वो खुद ही हमारे अल्फाज हैं ही नहीं। लोगों ने सुना और मैं आई एम सीरियसली लाइक, तो ये हादिया कैसे देती हो एक्सप्रेशन, इतने ज्यादा, इतने मैच्योर, इतने अच्छे एक्सप्रेशन? ये आवाज निकल कहाँ से रही है? गले से। गले कहाँ से? कौन सा रास्ता है ये गले का जहाँ से निकल रही है आवाज? जी कहाँ, किस तरह गा लेती हो? हमें बताओ। सर क्या सिखाते हैं, मैं गा लेती हूँ। सर सिखाते और गा लेती हो? और जब गाती हो तो तब खुद को क्या फील होता है कि क्या सांस टूट रही है या नहीं, या बिल्कुल इजी रिलैक्स होके गा रही हो? रिलैक्स। सांस नहीं चढ़ती? चढ़ती है लेकिन इतनी नहीं, थोड़ी सी। ओके, तो जब सर सिखाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हो, रियाज करती हो बहुत ज्यादा? 3 घंटे। 3 घंटे रोज? कितनी देर से? 6 बजे से लेके 6। और कितनी देर होगी, कितना अरसा हो गया रियाज करते हुए? 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर 6 मंथ, फिर भी 1.5 साल कुछ भी नहीं होता। तो पढ़ती भी हो आप हादिया? जी। कौन सी क्लास में? मैं 5th क्लास में, और स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नेपियर रोड लाहौर,
और मैडम का नाम रूबी जमशेद। हाँ, क्यों? अच्छा, और पापा का नाम क्या, मम्मा का नाम क्या, कितने बहन भाई हो, सबके नाम बताओ। जल्दी जल्दी। पापा का नाम सैयद ज़ियाउद्दीन हाशमी है, मम्मा का नाम बता रही है सैयदा, मम्मा का नाम सैयदा शाहिदा हाशमी है, और बाकी सिस्टर्स 5 सिस्टर्स 1 ब्रदर। अच्छा, आप सबसे बड़ी हो? नहीं, कौन सा छोटी नंबर? बहनों में, Sorry? सिस्टर्स में सिस्टर में सबसे बड़ी हो? छोटी हूँ। अच्छा, सिस्टर में सबसे छोटी हो, ओके। तो क्या बाकी बहन भाइयों में से भी किसी की आवाज है ऐसी, या वो ट्राई करते हैं? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा ट्राई तो करते हैं, लेकिन वो गाते हैं नहीं है। वो चाहते हैं हादिया की तरह बने, ऐसे है? अच्छा, फ्रेंड्स बताए ना, फ्रेंड्स कितनी है ऐसी जो बहुत इंस्पायर होती हो, कहती हो हादिया कैसे गा लेती हो, या वो कहती हो हादिया हमें सिखाओ? वो कहती तुम गाती कैसे हो, हमें बताओ तुम। मैं कहती यार जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे गाते हैं, बस ये होता है। और वो कहती है हमें भी सिखाओ। जी हैं। अच्छा, ये बताओ हादिया कि आपको कब लगा ऐसा कि आपको गाना चाहिए, मुझे गाना चाहिए, ऐसी फीलिंग कब आई? मेरे पापा के पास पहले मैडम नूरजहान की कैसेट्स थी, तो मैंने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है जो इतनी अच्छी आवाज़ में गाना गा रही है? हाँ। तो फिर पापा ने कहा ये मैडम नूरजहान है। जब आपने सुना मैडम नूरजहां को, फिर आपको क्या, आपने गाना शुरू कर दिया, क्या किया? नहीं, मैंने उनके गाने सुने, फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बन सकती हूँ। पहली दफा कब गाया? खुद से गाया या किसी के कहने पे गाया? नहीं, मैंने खुद से। उसकी जवाब आपने चेक किया? उसने कहा जब मैंने मैडम नूरजहां को सुना, जो इतनी बड़ी सी, और उसने इससे सोचा मैं भी सिंगर बन सकती हूँ। हाँ। पहली दफा क्या गाया था? पहले तो उनका तराना था, एवज उनका से जीले जमानो। वो खुद से गाया? नहीं, पापा ने भी सिखाया था। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं आपको कब लगा ऐसा कि आपको गाना चाहिए? मतलब वो पहली कौन सी को गीत को, गजल को गाना ऐसा जो आपने गुनगुनाया हो? यही था। ओके, तो आप खुद से गाया आपने या पापा ने कहा ओके ओके गाओ? और हम पापा भी सिखाते थे वैसे मेरे। वो भी गाते हैं? नहीं। हाँ। वो बस सिखाते थे। इसके बाद पापा सर के पास लेके गए। हाँ। ये जो सर आपके साथ है, इनका क्या नाम है? इनका नाम क्या है? ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक, ओके। तो फिर जब आप इनके पास सीखने गई तो इन्होंने क्या कहा आपको जब आपने कुछ सुनाया? तो क्या इन्होंने कहा? अप्रिशिएट किया। क्या कहा? उन्होंने कहा था बहुत अच्छा, अब तुम सीख सकती हो। सर ने कहा था अगर पहली दफा कह दिया इन्होंने? सुन के कह दिया। अच्छा, अच्छा, वो हम सुनना चाह रहे हैं ना, पहली दफा क्या गाया तुमने? जो आप पहली दफा तुम कुछ वो सुनाओ हमें, यही बैठ के सुनाओ। तो ये रहा माइक, ये दे दे। आज हादिया हमारी मेहमान है तो हमारे दरमियान बैठेंगे। अभी हादिया से हम ना एंकरिंग भी करवाएंगे, ठीक है? देखते हैं ना सिंगिंग के साथ एंकरिंग कर सकते हैं। ओके जी। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तुरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। वाओ, जस्ट वाओ, सीरियसली कितना इजी होके गा रही थी उसको। मतलब लाइक माँ ऐसा कोई जोर नहीं लग रहा, बिल्कुल यूं माइक इसीलिए पकड़ा हुआ है। शी इज लाइक, मुझे बहुत शौक है हादिया गाना गाने का, लेकिन मुझे आते ही नहीं। आप तो माशाल्लाह बहुत। हादिया टिप्स तो लाइक क्या, कोई जो रियाज करते हैं या जो राग होता है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपका गला पक्का होता है, या जबान, या आप ये कहते हो अच्छा ये लय है?
जो आपके सर ने आपको सिखाया कि हादिया ये चीज खाओ, ये ना खाओ, या रियाज करो, इस लफ्ज को बार बार रिपीट करो? पहले तो सुबह उठ के रियाज करना चाहिए। वो क्या है? सारेगामा। कैसे? मुझे लगा कह रही है सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए। अच्छा, सारेगामा कैसे, भागते हुए करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए? बैठ के। अच्छा, किस तरह करके दिखा सकती हैं हमें? मैं सीखना चाहती हूँ ना, इसलिए। वो भी म्यूजिक के साथ होता है? हाँ जी, म्यूजिक के साथ होता है जी। हैं? ओके, सुन रहे हम। अब आपका जो रियाज की प्रैक्टिस है ना, आप हमें वो सुना रही हैं। उसे उधर देखना है ना एक्चुअली। गा करती हो है बहुत स्पीड में, फिर उससे राग पक्का होता है। वो भी सुनाओ। सानी दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा रे गा मा पा दा नी सा, सानी दा पा मा गा रे सा। वाह वाह। तो हादिया, ये कौन है आपके साथ? अब सबका तारुफ हमें खुद कराओ आप। ये अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं। और इंस्ट्रूमेंट का नया गाना भी रिलीज हुआ है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का, एक 7 साल का, एक 8 साल। वो भी हादिया के साथ हुआ है? नहीं, इनका तीनों का अलग से हुआ है। हाँ। तो ये आपके फ्रेंड्स हैं, इन्होंने आपको देखकर गाना शुरू किया या ये अलग से गाते थे? नहीं, पहले गाते। ये पहले गाते थे। ओके, अच्छा जरा ज़ियाउल हक साहब से पूछते हैं, क्योंकि वो आप एक अकेडमी रन करते हैं और इसी तरह छोटे छोटे बच्चे आपके पास सीखने के लिए आते हैं, तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट वन एंड ओनली हादिया? सभी आउटस्टैंडिंग है। हाँ, वो ये माइक पकड़ ले। नहीं, लेकिन नहीं, ये माइक देना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, ये देना पड़ेगा। ओके, चलो जी, गुड। हादिया खुद माइक दे के अब वापस आ जाओ हादिया, जल्दी से। हादिया से बहुत कुछ सुनना अभी हमने, बल्कि दुआ में सीखना भी है। आपको आज ऐसे नहीं दुआ, ये सारे गामा ये सीख, ये जरूर सीखो। अच्छा, हादिया के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। बेसिकली जब पहली दफा आई आपके पास, आपने इसे सुना, जब आपको क्या फील आई कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, या फिर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा और बहुत जल्दी सीख जाएगी? वो फीलिंग्स क्या थी? जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे लगा था कि अगर हादिया पे मेहनत की जाए तो बहुत अच्छा हो सकती है। हाँ। और सभी सुनेंगे इसको। तो मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था कि जुल्फी भाई को सुनाना है, इसको सब बच्चों को सुनाना, सब बच्चों को एक एम के थ्रू लेके चल रहा था मैं। तो वैसे ही हादिया पे मेहनत हुई है और तकरीबन 1.5 साल हो गए हादिया को सीखते हुए। तो जब ऑडिशन के लिए गाया इसने हादिया ने, तो जो डायरेक्टर थे हमारे जुल्फी भाई, वो सुन के इसको रो पड़े थे। तो टोटल हमारे 9 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। और अभी जो बोल, मतलब उन्होंने जब सुना हादिया ने जो कहा, वो रो पड़े थे, मतलब उनके आंसू, मतलब मैं तो सीरियसली, हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं हादिया, आप बताओ कि वो क्यों रोए थे जब आपको आ जाएगी आवाज़, क्यों रोए थे वो? बस मैंने गाना सुनाया था। वो कौन सा गाना था? तस्वीर बना के मैं तेरी सर से ज्यादा लिखा। तो क्यों ना सुने? देखते तो हैं उसमें। लाओ उधर, वहां माइक पे आ जाओ। पूरा सुनाना है हादिया। हाँ से खोले ने तेरिया याद आने सजना फरियाद आने, हाँ से खोले ने तेरिया याद आने मिले सजना
से मिलके बैठो और करो प्यार की बात, छोड़ो सब नफरतें, जियो तुम प्यार से मिलके बैठो और करो प्यार की बात, छोड़ो सब नफरतें, जियो तुम प्यार से मिलके बैठो और करो प्यार की बात, छोड़ो सब नफरतें, जियो तुम प्यार से मिलके बैठो और करो प्यार की बात। प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, हाय प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये माशाल्लाह सारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और इतनी खूबसूरत आवाज और सुर का पता है। ये क्रेडिट आपको जाता है या बच्चों को? बच्चों को जाता है। किसको हम ये क्रेडिट दें फुल फ्लेज? ये तो आपने बताया। ये नहीं, देखिए इन बच्चों में अबू बकर ये माइक दे दें अपने सर को जी। बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है और उनके ऊपर प्रॉपर काम हो रहा है, तो इस वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। देखिए आप लोग आ जाए यहाँ पे, तीनों आ जाए। देखिए बच्चे तो बहुत आते होंगे आपके पास, तो आप भी तो सिलेक्ट करते होंगे ना? ठीक है, तो फिर इसका मतलब एक्चुअली मैं रिजेक्ट नहीं करता, सबको कर लेते हैं जी। मेरे पास जो आता है मैं उसको देखता हूँ, अगर इसको शौक है तो मैं रिजेक्ट नहीं करता। सिर्फ शौक देखते हैं आप, उसकी आवाज या सुर? फिर जाहिर बात है वो तो मतलब मेहनत करके फिर ठीक कर ही लेनी है। ओके, जो आता है उसको शौक है तो वो आया। चलें अब इन बच्चों के बारे में थोड़ा पूछते हैं। आपका क्या नाम है? समिया गौहर। समिया गौहर, क्या एज है आपकी? 16। 16। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। क्या एज है? 7 years। 7 years का पाकिस्तानी रैपर, इसका सुनो अभी पूछते हैं अभी आज। आपका नाम? मोहम्मद फातेह शाह। फातेह शाह, क्या एज है आपकी? 11, 7, 16, 8। दी स्टार हादिया 8 साल। तो ये फातेह, आप तो बड़े पढ़ाकू बच्चे और माइक चाहिए होगा फातेह को, तो आप तो ग्लासेस लगे हुए हैं, ग्लासेस आपको हैं, और ये गाने का शौक कहाँ से हुआ आपको? गाने का शौक कैसे हुआ? मुझे गाने का बचपन से ही शौक है। अभी बड़े हो गए हो आप। अभी आप बहुत बड़े हो गए हो। और फिर मैंने अपने पापा को कहा कि मैंने गाने सीखने हैं, तो वो फिर म्यूज़िक सर ढूंढने लगे। फिर उनको सर जा मिल गए। तो फिर उनके पास मैं गाता रहता हूँ। तो आपके बाबा क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस करते हैं वो? वो मतलब स्कूल्स बनाते हैं ऐसे। ओके, अच्छा, कंस्ट्रक्शन का उनका काम है। तो आपको कब लगा ऐसा कि मुझे गाना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए? बचपन में लगा होगा। हाँ? कब लगा? पहली बार जब मैं एकेडमी में आया था, तब मुझे लगा था कि मैं एकेडमी में कौन लेके गया? मुझे मेरे बाबा ले। वो क्यों लेके गए? उन्होंने बच्चों से आसान सवाल पूछते हो। हाँ, वो क्यों लेके गए आपको एकेडमी? वो वैसे ही लेके गए थे एक दिन। वैसे सैर कराने लेकर गए थे। सैर कराने? आपने कहा था कि मैंने गाना सीखना है, उन्होंने कहा था। हाँ, अच्छा, ओके। और समिया, आपको कब लगा ऐसा कि मुझे गाना चाहिए? मुझे मेरे पेरेंट्स को बचपन से शौक था, मतलब कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो इसको रोकना नहीं चाहिए, आगे प्रमोट करना चाहिए। हाँ। तो फिर स्कूल में सर जहाँ मेरे म्यूज़िक टीचर थे, तो उन्होंने भी मेरी आवाज़ सुनी, तो उन्होंने कहा कि आप एकेडमी आओ, आपको अगर सिखाया जाए मतलब तो आगे ले जाया जा सकता है। तो आपके बाबा क्या करते हैं? उनका पिक एंड ड्रॉप का
ओके यार, दे आर सो टैलेंटेड। ना सिर्फ टैलेंटेड, वो डेडिकेटेड कितने हैं। हाँ, और सबसे बड़ी जो चारों में कॉमन है कि इनके जो पेरेंट्स हैं और इनके वालिद बड़े सपोर्टिव हैं, और जो बच्चे को शौक होता है, इसका मतलब है हम उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल आए हैं कि बच्चों के शौक को साइड पर रख के नहीं डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, तो उसमें वो बच्चे कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, फातेह के फादर बहुत सपोर्ट करते हैं और वो बड़ा उनको अच्छा लगता है जब फातेह आता है। इसी तरह फातेह है बहुत क्यूट। समिया के फादर बहुत सपोर्ट करते हैं, हर टाइम समिया को लेके आना एकेडमी, बैठे रहना फिर, और सब पेरेंट्स। तो समय क्लास कौन पढ़ती हो ना? जी, मैं कौन सी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, वाओ ग्रेट। और बहुत छोटी लग रही तो वो, ये भी मुझे तो हैरान किया इसने, 8 साल की बच्ची 5th क्लास, 5th है ना? तो अबू बकर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 1 में। 1 में पढ़ते हैं। 1 में, अच्छा ओके। और आप? 5 में, ओके। अच्छा, तो आप तीनों यही चाहते हो कि आपने सिंगिंग ही करनी है अपनी जिंदगी में? हाँ, पढ़ाई तो जरूरी है ही। ऑब्वियसली वो तो है, साथ सिंगिंग को भी कंटिन्यू। ओके, मतलब इस सिंगिंग को आप सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि प्रोफेशनली आपने इसको अपनाना है। वाओ, समिया का सोलो गाना होना चाहिए वैसे, वाकई होना। समिया आपसे हम सुनाए कि हमें कोई सोलो। समिया और फातेह दोनों एक समिया से अगर हम सुनना चाहें, पहले समिया से फिर फातेह से सुन लेते हैं। आ जाए। तो समिया, आपको उधर जाना होगा। अब जिस समिया की परफॉर्मेंस, छोटे छोटे ये बच्चे हैं और माशाल्लाह इतने टैलेंटेड, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि अपने शौक को पूरा कर। ये नहीं कह रहे बेटा तुमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, जो बच्चे चाह रहे हैं। और देखिए उनकी आंखें माशाल्लाह कितनी चमकदार लग रही है, क्योंकि ये उनका शौक है। अबू बकर, इधर आ जाओ, तुम जवाब नहीं सही दे रहे, इधर आकर बैठो। डांट के जवाब लेना जी। बहुत दिन
खूबसूरत खूबसूरत, एक से बढ़कर एक। आज जो सुबह सवेरे पाकिस्तान के मेहमान इतना माशाल्लाह से टैलेंटेड, इससे बड़े मेहमान नहीं हो सकते सुबह सवेरे पाकिस्तान के, सीरियसली। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की बेजान और पी के मन की राम, अपने मन की बेजान और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अबू बकर से भी सुनेंगे कुछ? अबू बकर के राग पक्के हो चुके हैं या रैप अंडर कंस्ट्रक्शन? ये नेशनल सॉन्ग एक लाइन सिंग कर सकता है बढ़िया, जो मैं फौजी पाकिस्तान का तो सुना दें आपके जल्दी से। माइक ये लो। ओके, ये यही बैठे रहो बेशक। ये रहा इधर माइक, आना पड़ेगा इसे, इधर बैठ जाओ इधर। जल्दी से जल्दी से जल्दी। एक्शन करने हैं अबू बकर, आ जाए आ जाए आ जाए। इनका माइक देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो एक बच्चे के पास नहीं है। भी देखिएगा, अबू बकर का कॉन्फिडेंस भी चेक करने वाला है। मैं फौजी पाकिस्तान दा मेरी शहरा वर्गी धार, दुश्मन दे फट्टे चक दिया मैं एक ते करवार, मेरे मुंह ते कलमा हक दा, मेरे मुंह ते कलमा हक दा, मेरे सीने विच कुरान, मेरे मेजर कर्नल जनरल जीवन जीवन शेर जवान, मेरे शेर जवान ब्रिगेडियर जीवन कप्तान। वाह वाह यार, हाउ ये कॉन्फिडेंट अपने सर बच्चे को ना, दे कसम से। ये उनको दो कॉन्फिडेंस, शौक, डेडिकेशन। तो ये आप उस वक्त भी बता रहे थे कि आप किसी को रिजेक्ट नहीं करते, मना नहीं करते, जिसका शौक होता है आप उसको मौका देते हैं, लेकिन किस स्टेज पर जाकर आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये बच्चा बड़ा होकर बड़ा गुलकार बनेगा? वो तो पहले फर्स्ट टाइम में पता चल जाता, जब सुनता हूँ मैं तो तभी पता चल जाता कि किसने नहीं, कितना आगे लेकिन जाना। इस चीज का तयन कि किस पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, किस पे नहीं, और किस पे मेहनत रायगा जाएगी। ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब आप उसके ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो इस वजह से होता है कि शायद उसका अपना इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं रहा। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों को कितना क्रेडिट देंगे इस सारी चीज? बच्चे बहुत मेहनती बच्चे हैं, जितनी देर प्रैक्टिस करवाएं ये नहीं कहेंगे, स्कूल से भी थक के आए होते हैं, 2-2 3-3 घंटे मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं थकते। वाह वाह। और हादिया, आपका फेवरेट सिंगर कौन है जो आपको बहुत पसंद हो? मैडम नूरजहान। वाह, इस बच्चे का तो लेवल ही बहुत डिफरेंट है, ऊंचा लेवल है। बहुत यस। और उसके बाद कौन पसंद है? 3 है मुझे वैसे पता। कौन कौन से? और मैडम आपदा परवीन। वाह। और मैं सर सजाद अली। वाह, मेरा दिल कर हादिया रहा है का ना, कोई मैं कोई वहां मुकाबला बैठ नहीं जाऊं। है। इन तीनों में से किसी का कोई गाना सुना सकती हैं आप हमें? सर सजाद अली का कौन सा गाना आपको याद है या अच्छा लगता है? हाँ, देखो लेने सुना दिया। हाँ, वो उसके अलावा मैडम
मैडम वो अपने सर को देख रही। जो तो होली जी लेना ठीक है, आता है वो। आते हैं, चलो ओके, फिर फिर। पहुंच जाओ अपनी जगह पर। हाय हाय जदों होली जी लेने मेरा नाम, जदों होली जी लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय 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 जदों होली जी लेने मेरा नाम, जदों होली जी लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय 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 जदों होली जी लेने मेरा नाम। सुनी